सैयद अजहर, मुश्ताक शेख यूसुफ, शेख रफीक शेख मुस्तफ़ा, शगुफ्ता शेख लियाकत, इरफान जियाउल्लाह खान और हारून मोहम्मद शाह, ये वो लोग हैं जिनकी 2008 के एक बम धमाके में मौत हुई थी। आज 17 साल बाद एक अदालत के फैसले में बताया गया है कि जिन लोगों पर इस धमाके को अंजाम देने के आरोप लगे थे वो निर्दोष हैं। यानी मालेगांव का वो धमाका जिसमें 6 लोग मरे, 100 से ज्यादा घायल हुए, वो धमाका हुआ तो था, लेकिन किया किसने था ये नहीं पता चला। मालेगांव महाराष्ट्र के एक शहर में यह धमाका रमजान के महीने में एक मस्जिद के पास हुआ था। आरोप लगा कि यह ब्लास्ट एक LML फ्रीडम बाइक के जरिए किया गया था। आरोप यह भी लगा कि वो बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल से बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं और जिनके लिए पीएम मोदी ने कहा था कि मैं उन्हें मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। उन्हीं प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 अन्य आरोपियों को मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने निर्दोष करार दे दिया है, जिन पर मालेगांव ब्लास्ट की प्लानिंग करने, हथियार सप्लाई करने और ब्लास्ट को अंजाम देने के आरोप लगे थे। 17 साल तक चली जांच, 7 साल तक चले ट्रायल और 323 लोगों के बयान लेने के बाद अब यह फैसला आया है कि यह धमाका इन लोगों ने नहीं किया था। कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसे सनातन की जीत बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस केस की जांच पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मालेगांव के अंजुमन चौक के पास रह रहे लोगों पर यह हमला किया किसने था। खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात इसी पर करेंगे। आपको बताएंगे कि कोर्ट ने अपने फैसले में 7 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए क्या कहा। 2008 के इस ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और बाकी सभी आरोपियों पर क्या इल्जाम लगे थे ये भी आपको बताएंगे। बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान की भी होगी, जिन्होंने कहा था कि सरकार से उनसे इस केस में नर्म रवैया अपनाने को कहा गया था। रोहिणी ने वर्डिक्ट के बाद भी क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे इस केस की जांच को शुरू करने वाले शहीद हेमंत करकरे की, जिनकी मौत के बारे में साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान भी दिया था। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली का बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए बताइए। कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता, मगर हम किसी को नैतिकता और सार्वजनिक धारणा के आधार पर सजा नहीं दे सकते हैं। यह कहना है NIA स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज जस्टिस AK लोहाटी का। जस्टिस लोहाटी ने यह बयान तब दिया जब उन्होंने 2008 मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। इस मामले में कुल 7 आरोपी थे। इनमें भाजपा नेता और पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर जो कि रिटायर्ड थे रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी भी इसमें शामिल थे। इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं जैसे हत्या, हत्या का प्रयास और आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप लगे थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं है कि वो बाइक यानी LML फ्रीडम उन्हीं की थी और उनका उस बाइक से कोई संबंध था। अदालत ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ और कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं और वो घटना से 2 साल पहले साध्वी बन चुकी थी। कर्नल प्रसाद पुरोहित के बारे में अदालत ने कहा है कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अपने आवास पर RDX रखा था। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि मौके पर जो पंचनामा तैयार किया गया था वो भी सही नहीं है। जांच में कई तकनीकी गलतियां थी, जैसे कि वॉइस टेस्ट नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। अपने फैसले को कंक्लूड करते हुए अदालत ने यह कहा कि सिर्फ संदेह यानी शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, वही बेनिफिट ऑफ डाउट। इस मामले पर 19 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद 31 जुलाई को फैसला सुनाया गया है। अब आपको ये बताते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट में 2008 से लेकर अब तक यानी 31 जुलाई 2025 तक क्या क्या हुआ, इस केस की पूरी टाइमलाइन क्या है। कहानी शुरू होती है 29 सितंबर 2008 से। रमजान का महीना था। महाराष्ट्र के नासिक जिले का शहर मालेगांव था। अंजुमन चौक के पास एक मस्जिद थी जहां नमाजियों की भीड़ इफ्तारी करने के बाद जमा थी। तभी 9:35 पर एक धमाका हुआ, बम फटा और देखते ही देखते रमजान के पवित्र महीने में मालेगांव में मातम छा गया। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 10 साल की बच्ची भी शामिल थी। घायलों की संख्या इतनी थी कि मालेगांव के फरहान अस्पताल में 50 बेड पर 100 से ज्यादा घायल मौजूद थे जो इस बम धमाके का शिकार हुए थे।
अब शुरू हुई मामले की जांच। पहले केस आजाद नगर थाने में दर्ज हुआ, लेकिन मामला बम ब्लास्ट का था तो जांच एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को सौंप दी गई। जांच में सबसे पहले अभिनव भारत नाम के संगठन का नाम आया। अभिनव भारत एक हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी संगठन है जिसे अभिनव भारत सोसाइटी की तर्ज पर शुरू किया गया था। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू की थी। इसके बाद 23 अक्टूबर 2008 को एटीएस ने मामले में पहली गिरफ्तारी की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने दावा किया कि विस्फोट दक्षिणपंथी एक्सट्रीमिस्ट ने किया है। एटीएस की तरफ से इस मामले की जांच हेमंत करकरे कर रहे थे, वही हेमंत करकरे जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में शहीद हो गए थे। करकरे के बारे में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या आपत्तिजनक बयान दिया था, इस एपिसोड में आगे आपको वो भी बताएंगे। फिर नवंबर 2008 में एटीएस ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी गिरफ्तार किया। उन पर कश्मीर से आरडीएक्स लाने का आरोप था। वो तब मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे। बाद में स्वामी असीमानंद भी गिरफ्तार हुए। 27 दिसंबर 2008 को महाराष्ट्र एटीएस के सामने एक गवाह ने कथित तौर पर कहा कि वो आरोपी व्यक्तियों की 2 बैठकों में शामिल हुआ था। एक बैठक जनवरी 2008 में भोपाल में हुई थी और दूसरी उसी साल अप्रैल में नई दिल्ली में हुई थी। ये सारी जानकारी हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दे रहे हैं। एटीएस के अनुसार हमले की योजना बनाने के लिए अभिनव भारत समूह के सदस्यों ने बैठकें की थी। 20 जनवरी 2009 को एटीएस ने प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित सहित 11 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की। आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कठोर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। जुलाई 2009 में विशेष अदालत ने यह कहा कि इस मामले में मकोका के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और अभियुक्तों पर नासिक की एक अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। मगर अगस्त 2009 में ही महाराष्ट्र सरकार ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। जुलाई 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश को पलट दिया और मकोका के तहत आरोपों को बरकरार रखा गया। अगस्त 2010 में पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 1 फरवरी 2011 को एटीएस मुंबई ने एक और व्यक्ति प्रवीण मुतालिक को गिरफ्तार किया। तब तक कुल 12 लोग गिरफ्तार इस मामले में हो चुके थे। अब साल 2011 में केस में नया मोड़ तब आया जब इस केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने टेक ओवर कर लिया। 2013 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें अभिनव भारत संगठन के सदस्यों पर धार्मिक विद्वेष फैलाने की साजिश का आरोप भी लगा था। एनआईए ने अपनी जांच में दावा यह किया कि ब्लास्ट मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर मकोका को हटा दिया इस मामले से। एनआईए ने इसके बाद 2016 में चार्जशीट दायर की जो इस केस का सबसे हैरान करने वाला मोड़ था। एनआईए ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसमें मकोका के आरोप हटा दिए गए और कहा गया कि एटीएस ने कानून का इस्तेमाल संदिग्ध तरीके से किया था। आरोप लगाया गया कि एटीएस ने सबूत गढ़े और पूछताछ के दौरान जबरदस्ती के हथकंडे अपनाए थे। 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से ठाकुर को यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी। 21 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल जेल में रहने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को भी जमानत दे दी थी। इसके बाद 27 दिसंबर 2017 को मकोका के आरोप हटा दिए गए थे, लेकिन एक विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 6 अन्य आरोपियों को बरी करने से इनकार कर दिया और उन्हें यूएपीए, आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के आदेश भी दे दिए। इसके बाद 7 आरोपियों के खिलाफ शुरू हुआ 2018 में ट्रायल। इस दौरान 323 गवाहों के बयान लिए गए जिनमें से 34 गवाह अपने बयानों से पलट गए थे। अदालत में एनआईए से पहले मामले की जांच करने वाली एटीएस को गवाहों को धमकाकर बयान लेने के आरोप लगे थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य आरोपियों ने भी एटीएस पर उन्हें टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे, मगर आरोप तो एनआईए पर भी लगे थे। आरोप यह लगा था कि 2016 में एनआईए ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना बताए ही चार्जशीट दायर कर दी थी। इस केस में इससे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान थी जिन्होंने 2015 में आरोप यह लगाया था कि एनडीए की सरकार आने के बाद से एनआईए के जरिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत इन आरोपियों पर नरम रवैया अपनाएं यानी सॉफ्ट कॉर्नर रखें। ऐसे में सवाल यह भी उठा कि क्या एनआईए की जांच में खामियां तो नहीं थी। रोहिणी सालियान ने 31 जुलाई के फैसले के बाद भी एक बयान दिया है और कहा है कि उन्हें तो उम्मीद थी कि यही फैसला आएगा। रोहिणी ने कहा यह है कि मैं इस फैसले से निराश भी नहीं हूं। अगर ऐसा होता रहेगा तो हम संवेदनशीलता खो देंगे। कोई नहीं चाहता कि सच बाहर आए। हम इतनी मेहनत करते हैं मगर कोई चाहता है कि हम मेहनत ना करें। ये किसका फेलियर है? हमारा है, जनता का है। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते क्योंकि इस सरकार को भी तो हमने ही चुना है।
हम सिर्फ खुद को दोष दे सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ी थी, भोपाल से सांसद भी बनी थी। वो कई बार विवादों में भी रही, तब भी जब उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था, जिस पर पीएम मोदी ने कहा था कि वो उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान 2008 के मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे के बारे में भी दिया था। वही हेमंत करकरे जो एटीएस में थे जब इस मामले की जांच शुरू हुई थी। 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि हेमंत करकरे की मौत उनके श्राप की वजह से हुई थी। वो मौत जो आतंकवादी हमले में हुई थी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना था कि ये मौत उनके श्राप की वजह से हुई थी। हालांकि बाद में यह बयान उन्होंने वापस ले लिया जब चौतरफा आलोचना हुई। उसके बाद मालेगांव बम ब्लास्ट के पीड़ितों को 17 साल बाद भी न्याय नहीं मिला है। उनका लंबे समय से यही कहना है कि अगर करकरे जिंदा होते तो उन्हें न्याय जरूर मिलता। जिस जगह बम ब्लास्ट हुआ था उस सड़क को शहीद हेमंत करकरे मार्ग का नाम दिया गया है और वहां उनको समर्पित एक छोटा मेमोरियल भी है। भगवा बदनाम हुआ, यह बयान सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी दिए हैं। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं कि पार्टी ने मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंकवाद टर्म को हवा दी थी। यह जिक्र करते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सैफरन टेररिज्म का जिक्र उस समय किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा है कि भगवा को बदनाम करने वालों का पर्दाफाश इस फैसले के बाद हो गया है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर बोलते हुए 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का जिक्र किया। 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था। कहा वही था जो मालेगांव केस में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन आरोपों को साबित नहीं कर पाया। इसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक भी लगा दी थी। हालांकि जिनको छोड़ा गया वो फिर से गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। ओवैसी ने कहा है क्या इस मामले में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी कि मालेगांव ब्लास्ट के आरोपितों की रिहाई पर रोक लगाई जाए। क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे?
क्या वो सुप्रीम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की रिहाई पर बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोग खुश हैं। बीजेपी का विरोध करने वाले केस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। एनआईए की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं जो पहले भी उठते रहे हैं। मगर इस सबके बीच है मालेगांव के नागरिक जिन्होंने 29 सितंबर 2008 को अपने करीबियों को खो दिया था। उस बम ब्लास्ट की वजह से मालेगांव के लोगों ने 17 साल तक न्याय का इंतजार किया, मगर उन्हें आज भी न्याय नहीं मिला है। कहा गया कि धमाका हुआ तो है, पर किया किसने नहीं पता। पूछिए एजाज अहमद से, जिनकी दुकान मालेगांव बम ब्लास्ट वाली जगह पर ही है। उनकी दुकान पर एक घड़ी है जो 29 सितंबर को भी वहीं थी। एजाज की वो घड़ी बंद है और 17 सालों से बस एक ही वक्त बता रही है, 9:35। देखना है कि इस मामले की जांच एनआईए की विशेष अदालत से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, या यही मान लिया जाएगा कि मालेगांव का बम ब्लास्ट किसी ने नहीं किया था। आज के खबरगांव समाचार के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है आनंद। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।